वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग वर्किंग कैपिटल में आगे पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने मेरे ख्याल से वर्किंग कैपिटल की बहुत सारे एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसके, क्या क्या क्लासिफिकेशन है उसका, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल और इसके अलावा हम लोगों ने जितने फैक्टर्स थे उसको भी देखा था। ठीक है, आज हम लोग उसी थ्योरेटिकल पोर्शन के लास्ट कुछ चीज़ें बची हैं, बस उसको आज हम लोग क्लियर कर देंगे। और जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है आपका, और ये है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स या पॉलिसीज विच वी कीप इन माइंड वाइल डिसाइडिंग आवर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजर को हमेशा ये ध्यान में रखना होता है कि क्या हम पॉलिसी रखें, किस तरह का हमारा पॉलिसी होगा या कि कौन से प्रिंसिपल होंगे जो हम वर्किंग कैपिटल को डिसाइड करते हैं या वर्किंग कैपिटल किस तरीके से हम अपना मेंटेन करके रखते हैं। सो बेसिकली 4 प्रिंसिपल गवर्न होते हैं, और इसमें आपका पहला है प्रिंसिपल ऑफ रिस्क वेरिएशन, दूसरा है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तीसरा है आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी रिटेंशन, और चौथा है इक्विटी पोजीशन, और चौथा है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट। बेसिकली ये 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, ये 4 पॉलिसीज होती हैं जो कि फाइनेंस मैनेजर को ध्यान में रखना होता है वाइल डिसाइडिंग आवर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या वर्किंग कैपिटल्स रिक्वायरमेंट। सो इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि डिटेल में आखिर होता क्या है, कैसे क्या क्या करना होता है। तो बेसिकली जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर में एकदम ध्यान से समझेंगे एक चीज को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसी से ये सारी चीजें ऑटोमेटिक इजीली बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएंगी। सो पहले समझते हैं कि हमारे पास कंपोजिशन की बात करें तो नॉन करेंट एसेट्स होता है, और नॉन करेंट एसेट्स में होते हैं हमारे पास फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट में आपका टेंजिबल इंटेंजिबल ये सब, एंड उसके बाद से हमारे पास होते हैं कुछ करेंट एसेट्स, और करेंट एसेट्स में हमारे पास होते हैं इन्वेंट्री, वी हैव रिसीवेबल्स, वी हैव कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वी हैव अदर करेंट एसेट्स। इतनी चीजें हमारे पास नॉर्मली होती हैं, इसके अलावा भी होती है लेकिन अभी ये मानते हैं 4। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे हमारी होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें शेयर होल्डर्स फंड होता है, रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, एंड देन वी हैव नॉन करेंट लायबिलिटी जिसमें लोन होते हैं, बैंक लोन होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं। ठीक, और देन वी हैव करेंट लायबिलिटी जिसमें हमारे अकाउंट्स पेएबल होते हैं, बिल्स पेएबल जिसको भी हम कह सकते हैं, और उसके अलावा हमारे अदर करेंट लायबिलिटीज भी होते हैं। ठीक है, बेसिकली इतनी चीजें हमारे दिमाग में चलती है जब कभी भी हम डिस्कस करते हैं। अब अगर हम बैलेंस शीट को ध्यान से देखें, अगर हम बैलेंस शीट पे थोड़ा फोकस करें तो ये करंट एसेट्स जो होते हैं हमारे, और ये जो करंट लायबिलिटीज होती हैं, इन्हीं दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं दोनों के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, अभी हम लोग फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, अभी हम इस वाले पोर्शन पे जा ही नहीं रहे क्योंकि हमारा मेन कंसंट्रेशन वर्किंग कैपिटल पे है। अब ये जो अमाउंट हमको चाहिए होता है वो हम लोग कहते हैं करंट लायबिलिटी से हम लोग ले लेते हैं, क्रेडिटर से या फिर अदर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड बोरोविंग से या शॉर्ट टर्म बोरोविंग से। अब मुद्दे की बात यह है कि जब हम लोग करंट एसेट्स पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, एक होता है वी हैव परमानेंट एसेट या परमानेंट वर्किंग कैपिटल, और एक होती है हमारे पास टेम्परोरी वर्किंग कैपिटल। एक हमारे पास होता है परमानेंट कैपिटल और एक होती है हमारे पास टेम्परोरी वर्किंग कैपिटल।
परमानेंट वर्किंग कैपिटल को ही हम लोग कहे थे कोर करंट एसेट्स, अगर आप लोग को याद होगा, दिस इज नोन एज कोर करंट एसेट्स। एक बार मैं क्विक रिवीजन कर लेता हूं, शायद आप लोग को थोड़ा अगर याद आ रहा हो तो। परमानेंट कैपिटल वो कैपिटल होता है जो हमको चाहिए ही चाहिए होता है, जो हमारा कोर करंट एसेट्स होता है, ठीक, क्योंकि कुछ ऐसी इन्वेंट्रीज होती हैं, कुछ ऐसे कैश होते हैं जो मिनिमम मुझे अपने पास चाहिए ही चाहिए। और टेम्पोररी क्या होता है, जब डिमांड आती है या जब सीजन आता है तो उस केस में हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या इन्वेंट्रीज में जो मेरा इन्वेस्टमेंट होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। कोर करंट एसेट्स जो होता है वो हमारे कंपनी में या हमारे फॉर्म में एसेट के तौर पे हमेशा रहता है। तो कहा गया है फाइनेंशियल मैनेजर से कि आपके लिए सही होगा अगर आप परमानेंट कैपिटल को किसके थ्रू मंगवाओ, आप इसकी जो सोर्सेज हो वो क्या हो, नॉन करंट लायबिलिटीज हो, या लोन्स एंड बोरोविंग से भी आप इसको परमानेंट कैपिटल को मैनेज कर सकते हो, कोर करंट एसेट्स को। क्योंकि कोर करंट एसेट्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, हमेशा मेंटेन रखना है। अगर आप इस परमानेंट कैपिटल को एक शॉर्ट टर्म बोरोविंग से लेते हो तो ये शॉर्ट टर्म बोरोविंग वाला कभी भी आपसे पैसा मांगने आ सकता है और कभी भी आपकी ये लायबिलिटी आ सकती है। तो हमेशा ये बेटर होता है कि जो आपका परमानेंट कैपिटल हो वो आप किससे करो, लॉन्ग टर्म बोरोविंग से कर दो, ताकि आपको इसको मेंटेन करने में कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं मेरी परमानेंट कैपिटल है 5,000 रुपए की इन्वेंट्री में और टेम्पोररी हमको हमेशा आवश्यकता पड़ती है, तो ये 5,000 जो मुझे इन्वेंट्री अपने पास रखना है, इट्स बेटर टू यूज परमानेंट कैपिटल के लिए हम लोग कौन सा सोर्स यूज करें, लॉन्ग टर्म सोर्सेस, क्योंकि इस केस में मुझे लिक्विडिटी जो होती है वो मेंटेन रहती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि ये लोग पैसा मांगने तुरंत नहीं आएंगे, इसका मतलब कि मैं ये मेंटेन करके रख सकता हूं। लेकिन अगर मैंने यहां से ना लेकर के मैंने लिया करंट लायबिलिटी से, अब ये 5,000 मुझे मेंटेन करना था और मैंने ये 5,000 किससे लिया था, फॉर एग्जाम्पल मैंने बिल्स पेबल से लिया था या क्रेडिटर से लिया था। ये क्रेडिटर्स और बीपी कभी भी अपना पैसा मांगने आ सकते हैं, तो मुझे परमानेंट एसेट मेंटेन करने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजर को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, ये एडवाइजेबल होता है उसको कि तुम एक काम करो, परमानेंट कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो आप किससे करो, लॉन्ग टर्म बोरोविंग से करो, ताकि आपकी लिक्विडिटी क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है सर। और टेम्पोररी के लिए कहा गया है कि अगर आपको सीजनल है, सीजनल का मतलब कभी कभी रिक्वायरमेंट पड़ी, और ये टेम्पोररी जो होती है वो घटती बढ़ती रहती है, इस रिक्वायरमेंट को आप करंट लायबिलिटी या फिर इसके थ्रू फुलफिल करो। इससे क्या होगा कि ये टेम्पोररी है, इसका कैश के फॉर्म में कन्वर्जन होने का रेट ज्यादा अच्छा है, ये टेम्पोररी मुझे मेंटेन करनी है, तो इसके लिए मैं शॉर्ट टर्म बोरोविंग का इस्तेमाल कर सकता हूं। आ रही है बात समझ में? यानी कि पॉइंट नंबर 1, फाइनेंशियल मैनेजर को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए या उसके लिए एडवाइजेबल होता है, उसके लिए फेवरेबल होता है कि अगर वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल को किसके थ्रू करे, नॉन करंट लायबिलिटीज से करे, यानी कि लोन ले, बैंक लोन लेकर के अपना परमानेंट कैपिटल क्या करके मेंटेन करे। ठीक, क्यों? क्योंकि इससे उसकी लिक्विडिटी मेंटेन रहती है, इससे उसकी लिक्विडिटी मेंटेन रहती है। पॉइंट नंबर 2, टेम्पोररी कैपिटल या टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए कहा गया कि आप शॉर्ट टर्म बोरोविंग का इस्तेमाल करो। फिर सुनो, परमानेंट कैपिटल के लिए आप लॉन्ग टर्म बोरोविंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये जो टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल है वो आप किससे करो, हमेशा शॉर्ट टर्म बोरोविंग से ही या फिर करंट लायबिलिटी के थ्रू ही करो। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात है, ये दो धारी तलवार की तरह काम करती है। अब ये सर दो धारी तलवार क्या है, इसमें एक रिस्क भी है। रिस्क ये है कि ये जो होती है इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होती है।
लॉन्ग टर्म बोरोविंग की कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होती है और शॉर्ट टर्म बोरोविंग या फिर अगर हम कहें करेंट लायबिलिटीज की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो क्या होती है, कम होती है। अब अगर कॉस्ट ज्यादा होती है इसकी साहब, जब कॉस्ट ज्यादा होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिस्क तो ध्यान से सुनना मेरी बात, रिस्क तो आपका कम हो जाएगा। सर रिस्क कैसे कम होगा, क्योंकि 5,000 मुझे रखनी थी, ये आएगा बाद में पैसा मांगने, इसका मतलब कि परमानेंट कैपिटल हमको मैनेज करने के लिए रिस्क हमारा क्या रहेगा, कम हो गया। रिस्क क्यों कम हो गया, क्योंकि हमको पता है कि वो पैसा मांगने आएगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, तो मुझे अपनी परमानेंट वर्किंग कैपिटल रखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। रिस्क क्या हो गया, कम। मुझे डर, अब सोचो मुझे 5,000 रखना है, मैंने करंट लायबिलिटी से ली हुई है, बोरोवर से शॉर्ट टर्म बोरोविंग की है, मुझे हमेशा डर बना रहेगा, अरे कभी भी पैसा मांगने आ सकता है, तो मुझे इस परमानेंट वर्किंग कैपिटल को बनाने में दिक्कत होगी, तो मैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग कर लिया, जिससे अब मैं रिलैक्स हो गया कि चलो तो 5 साल बाद पैसा मांगने आएगा, 2 साल बाद पैसा मांगने आएगा, रिस्क कम। लेकिन इसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, हाई होती है। कॉस्ट हाई होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आ रही बात समझ में, रिस्क कम हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। लिक्विडिटी क्या होगी, लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को इसका इंटरडिपेंडेंसी? मैं अगर परमानेंट कैपिटल या मैं अपने वर्किंग कैपिटल को लॉन्ग टर्म बोरोविंग से करता हूं तो रिस्क क्या हो जाएगा, कम। कॉस्ट क्या है उसकी, ज्यादा। प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि अब मेरे पास हाई लिक्विडिटी रहेगी। रिवर्स देखते हैं, अगर मैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग से ना करके मैंने किससे किया, शॉर्ट टर्म बोरोविंग से मैं अपनी वर्किंग कैपिटल को पूरा करता हूं, मैं करंट लायबिलिटी से अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरा करता हूं। जल्दी से बताओ बच्चा, रिस्क क्या होगा, रिस्क क्या होगा, रिस्क हो जाएगा हाई। रिस्क क्यों हाई होगा, क्योंकि हमको हमेशा डर बना रहेगा कि कभी भी पैसा मांगने वो आ सकता है, तो मेरे ऊपर रिस्क हमेशा बना रहेगा। इसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। इसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, कम होती है। ओके सर, जल्दी से बताओ प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। लिक्विडिटी, भैया पैसा आया देना पड़ गया, पैसा आया देना पड़ गया, पैसा आया देना पड़ गया, यानी कि यहां पे लिक्विडिटी नहीं मेंटेन होती है, लिक्विडिटी यहां पे मेंटेन नहीं हो पाती। आई डोंट हैव हार्ड कैश विथ मी, आई डोंट हैव हार्ड कैश विथ मी, तो इसका मतलब कि यहां पे जो लिक्विडिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या मैं समअप करूं? हां सर, अब आप थोड़ा समअप कीजिए ध्यान से। अब मेरी बात सारे बच्चे देखेंगे, समअप मैं कर रहा हूं, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। मैं थोड़ा इसको समअप कर रहा हूं। अगर मैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, अगर मैं पॉइंट नंबर 1, अगर मैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता हूं, मैं फुलफिल करने की बात कर रहा हूं, किससे? सर एक बार लॉन्ग टर्म कर दीजिए और एक बार शॉर्ट टर्म कर दीजिए, एक बार लॉन्ग टर्म और एक बार शॉर्ट टर्म। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट मैं लॉन्ग टर्म से कर रहा हूं, तो जल्दी से बताओ रिस्क लॉन्ग टर्म में रिस्क कम होता है। और जब लॉन्ग टर्म में रिस्क कम होता है, क्यों रिस्क कम होता है? क्योंकि मैंने पैसा लिया, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो पैसा मांगने 1-2 साल बाद आएगा, तो मैं अपना परमानेंट कैपिटल मेंटेन करके रख सकता हूं। रिस्क क्या होगा, कम होगा। ओके सर, जल्दी से बताओ, रिस्क तो कम हो गया, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है वो लॉन्ग टर्म की हाई होती है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म। ठीक,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल लॉन्ग टर्म में क्या होती है, हाई होती है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म। भाई रिस्क तो मुझे पता है लॉन्ग टर्म में कम होगा लेकिन शॉर्ट टर्म में ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि वो कभी भी मांगने आ सकता है, हमेशा मुझे रिस्क मेंटेन बरकरार रहेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, लॉन्ग टर्म की थोड़ी हाई होती है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म, तो कॉस्ट इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। जब मैं बात करता हूं कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या असर होगा, सर अगर कॉस्ट ज्यादा है तो प्रॉफिटेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कम है। ठीक है। और लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूं, लिक्विडिटी की बात करूं तो लॉन्ग टर्म अगर है तो मेरे पास करंट एसेट्स में लिक्विडिटी होगी। क्यों लिक्विडिटी होगी? क्योंकि मेरे पास हार्ड कैश होगा, मेरे पास हार्ड कैश मेरे पास मौजूद होगा। क्यों? क्योंकि मैं करंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए मैं हमेशा परेशान नहीं रहता हूं, मेरा कैश करंट लायबिलिटी को पेमेंट में नहीं जा रहा है, तो आई हैव लिक्विडिटी, मेरे पास कैश के फॉर्म में लिक्विडिटी मेंटेन रहती है। लेकिन अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में पैसा आया, क्रेडिटर मुंह खड़ा होकर आ गया पैसा दो, फिर पैसा आया, फिर क्रेडिटर आ गया, तो वहां पे हमारे पास जो लिक्विडिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था वर्किंग कैपिटल के अंदर में, जो आपको ध्यान देना होगा। तो जब भी हम डिसाइड करेंगे अपनी सोर्सेज ऑफ फंड कि मैं लॉन्ग टर्म रखूं कि मैं शॉर्ट टर्म रखूं, तो मैं इन बातों का ध्यान दूंगा, रिस्क ध्यान दूंगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ध्यान दूंगा, प्रॉफिटेबिलिटी दूंगा और लिक्विडिटी दूंगा। ठीक, ये आपका पैटर्न फॉलो होता है, फाइनेंशियल मैनेजर को इस चीज का डिसीजन लेना होता है। ये चीज क्लियर हो गई बहुत अच्छे से। एक बार और क्विक रिवीजन करते हैं, ध्यान से बस मेरी बात सुनना। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है, सॉरी रिस्क हमारा क्या होता है, कम होता है, शॉर्ट टर्म में रिस्क ज्यादा होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लॉन्ग टर्म की थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, बट वी हैव हाई चांसेस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म। लिक्विडिटी की बात करूं तो उसमें ज्यादा मेंटेन रहती है, किसमें, लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या रहती है, कम रहती है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या कहती है प्रिंसिपल, वो देखें। रिस्क वेरिएशन, ध्यान से सुनना, रिस्क वेरिएशन, जल्दी से बताओ यहां कहीं रिस्क की बात हो रही है? यस सर, आई हैव अ रिस्क, यहां पे आ रिस्क। रिस्क की जो वेरिएशन की बात होती है तो प्रिंसिपल ऑफ रिस्क वेरिएशन यही बोलता है कि आपका रिस्क क्या है। आप अगर ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो आप हो एग्रेसिव, आप क्या हो, एग्रेसिव। और अगर आप रिस्क कम लेते हो, आपको दिल का दौरा पड़ चुका है, हार्ट अटैक आ चुका है और आप अब और हार्ट पे अटैक नहीं लेना चाहते हो, आप बहुत ही कंजर्वेटिव माइंड के हो, तो आप रिस्क क्या रखोगे, कम। तो अगर किसी को रिस्क कम रखना है, अगर किसी को रिस्क कम रखना है तो क्या करेगा, वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब कि उसकी जो पॉलिसी होगी वो होगी कंजर्वेटिव। क्या होगी, कंजर्वेटिव। यानी कि इसमें पॉलिसी की अगर हम बात करें तो एक होगा कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव वाला क्या रखेगा, कंजर्वेटिव जो होगा वो लॉन्ग रखेगा, लॉन्ग सोर्स ऑफ फंड, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड यूज करेगा। और अगर आप एग्रेसिव होगे, आपको रिस्क से कोई मतलब नहीं है, तो आप क्या रखोगे, शॉर्ट टर्म पे ज्यादा रिलाई करोगे, आप इस पे करोगे, शॉर्ट टर्म पे ज्यादा करोगे। क्यों? क्योंकि आप एग्रेसिव हो, आप क्या हो, एग्रेसिव हो। ठीक है। इसमें एक और बात होती है, ध्यान सुनना, एक और इसमें चीजें डिस्कस होती है कि अगर आप शॉर्ट टर्म पे ज्यादा बिलीव करते हो तो इसका मतलब कि आप तुरंत पैसा देते हो, आया एसेट, पैसा करंट लायबिलिटी से ले लिया, आया गया, यानी कि आपका खेल चलता है डेली बेसिस पे। आपका खेल क्या चलता है, डेली बेसिस पे, तो उसमें रिस्क होता है। फॉर एग्जांपल मुझे 5,000 रखना है आज की डेट में, मैंने 5,000 के क्रेडिटर से पैसे ले लिए, हो गया, बराबर हो गया, मेंटेन हो गया। कल की डेट में मुझे फिर 5,000 अगर रखना हुआ और कल की डेट में क्रेडिटर्स आ जाएगा पैसा मांगने, तो मेरे पास ये पैसा जा भी सकता है,
तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। यानी कि डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे मुझे हमेशा ये परेशानी होगी कि मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं करंट लायबिलिटी के साथ खेल रहा हूं। तो ये दिल का दौरा, हार्ट अटैक वो वही ले सकता है जो एग्रेसिव नेचर का होगा भैया। कंजर्वेटिव वाला ये सब टेटिमा नहीं लेगा। कंजर्वेटिव वाला बोलेगा एक काम करो, पैसा ले लो लॉन्ग सोर्स से, रहने दो, ठीक, पैसा ले लो लॉन्ग सोर्स से और पैसा लेकर के छोड़े रहो, उसको करंट एसेट्स में लगा दो। हम ये रोज का टिटिम्मा हमसे नहीं होगा। ओके, एग्रेसिव वाला क्या रखेगा, शॉर्ट टर्म वाले पे ज्यादा डिपेंड करेगा एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म। क्यों? क्योंकि वो रिस्क ले सकता है लेकिन कंजर्वेटिव वाला रिस्क नहीं ले सकता है। तो ये हो जाएगा आपका कंजर्वेटिव और ये हो जाएगा आपका एग्रेसिव। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सर। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमें पता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई होती है लॉन्ग टर्म की और शॉर्ट टर्म की क्या होती है, कम। तो जो कंजर्वेटिव वाला होगा, कंजर्वेटिव वाले को भैया, कंजर्वेटिव वाले को क्या करना होगा, कंजर्वेटिव वाले को ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बियर करना पड़ेगा, ठीक। कॉस्ट बियर करेगा, इसमें कॉस्ट कम बियर करेगा। अच्छा खुद सोचो, जो ज्यादा रिस्क लेगा उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा या जो कम रिस्क लेगा वो उसको कम प्रॉफिट, उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लेस प्रॉफिट, यही तो पढ़े हैं। जल्दी से बताओ, कंजर्वेटिव माइंड वाला हार्ट अटैक नहीं लेना चाहता है तो उसको बताओ रिस्क ले रहा है? नहीं, रिस्क कम ले रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होगी, कम। तो यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो रिस्क कम ले रहा है जिसकी वजह से प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। ये रिस्क हाई ले रहा है, ये एग्रेसिव नेचर का है तो उसको भी रिस्क लेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए बोला गया है साहब कि अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करते हैं तो उस केस में अगर लॉन्ग टर्म सोर्स से आप अपना वर्किंग कैपिटल को करते होगे तो उस केस में क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर आप शॉर्ट टर्म लेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पोजीशन क्या कहता है? व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी सेज? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है भैया एक एक रुपए का हमको हिसाब चाहिए। जो भी मेरा पैसा लगा है करंट एसेट्स में उसका मुझे यील्ड होना चाहिए। यील्ड का मतलब उससे मुझे इनकम होनी चाहिए, ठीक। तो ये शो करता है आपका, अगर आप इक्विटी पोजीशन लगाते हो तो ये शो करता है कि जितना भी पैसा है मेरे पास कैपिटल, अगर मैं उसको करंट एसेट्स में लगाता हूं तो एक एक रुपए का मुझे जो इन्वेस्टमेंट किया उसका मुझे रिटर्न चाहिए, मुझे रिटर्न चाहिए। इट मींस कि यू डोंट हैव एनी आइडल फंड्स विथ यू। देखो पैसा मिलना कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है, पैसे को इस्तेमाल करना मुश्किल की बात है। हमने पैसा तो ले लिया लेकिन वो आइडल पड़ा हुआ है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इट शोज इनएफिशिएंसी। मैंने शायद पिछली क्लास में इसको डिस्कस किया था। तो इक्विटी पोजीशन ये कहता है कि जितना पैसा मैंने लगाया है उसका मुझे हिसाब किताब चाहिए। इट मींस प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पोजीशन सिंपल कहता है कि जितना इक्विटी में जितना मैंने पैसा लगाया करंट एसेट्स में वो आइडल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एडिक्वेट, इट शुडंट बी इनएडिक्वेट। वो इनएडिक्वेट नहीं होना चाहिए, एक भी फंड मेरा आइडल नहीं होना चाहिए। एवरी पेनी यानी कि जितना भी आपके पास पैसा है अगर आपने उसको इन्वेस्ट किया है तो उसका रिटर्न आपको मिलना चाहिए। ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पोजीशन। ओके, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक है हमारा सेल्स के बेसिस पे कि भैया सेल्स जो हमारा बढ़ रहा है उसमें वर्किंग कैपिटल का कितना इस्तेमाल है। ऐसा तो नहीं कि हम वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगा रहे हैं और सेल्स हमारा कम हो रहा है। तो एक तो हमारा रेशियो होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसके बेसिस पे हमारा इक्विटी पोजीशन निकलता है। और एक होता है आपका कंपोजिशन ऑफ टोटल एसेट, कि टोटल एसेट में मेरा वर्किंग कैपिटल का हिस्सा कितना है, यानी करंट एसेट्स का हिस्सा कितना है। तो ये इक्विटी पोजीशन डील करता है। लास्ट हमारा है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट, आपके पास करंट एसेट्स इस तरीके से होना चाहिए
या इस तरीके से आपको लिक्विडिटी, मैं क्या कर रहा हूं, लिक्विडिटी मेंटेन करनी है कि आप एन समय पर आकर के अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट कर दो। यानी कि क्रेडिटर आपके दरवाजे पे ना खड़ा हो कि मुझे पैसा दो और आपके पास पैसा ना हो। आपके दिमाग में, फ्रेम ऑफ माइंड में, दिमाग में चलना चाहिए कि अच्छा इस तरह से मैच्योरिटी हो रही है तो उस तरीके से मेरे पास लिक्विड फंड है या नहीं है। जो क्रेडिटर्स, जो बिल्स पेबल, जो मैच्योरिटी आ रही है शॉर्ट टर्म बोरोविंग की, उनकी लिस्ट के हिसाब से आपके पास लिक्विड एसेट यानी कि कैश के फॉर्म में पैसा या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के फॉर्म में पैसा है या नहीं है। अगर होगा तो आप मैच्योरिटी पे उसका पेमेंट करने के स्थिति में होंगे, और अगर आपके पास नहीं होगा तो वहां पे आप शायद पेमेंट ना कर पाओ। तो कहीं ना कहीं हमने लिक्विडिटी की वैसे बात की है। अगर आपको लिक्विडिटी का हमेशा भय रहता है कि पता नहीं मैं लिक्विडिटी मेंटेन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो यू शुड ऑप्ट लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड, क्योंकि लॉन्ग टर्म सोर्सेज फंड में लिक्विडिटी आपके पास मेंटेन रहती है। क्यों? क्योंकि सपोज आपने पैसा ले लिया है लॉन्ग टर्म से, आपने पैसा कहां से ले लिया है, लॉन्ग टर्म से, तो उस केस में क्या होगा, आपको पेमेंट करने की झिकझिक नहीं होगी। पता है 2 साल बाद 1 साल बाद पेमेंट करने आएगा मांगने, तो उस केस में क्या होगा, आपकी लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी, यानी कि ये पैसा आपका लिक्विड फॉर्म में आपके पास पड़ा रहेगा, तो आप उसका इस्तेमाल कभी भी किसी की तरह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिमाग हमेशा शॉर्ट टर्म में लिए हो, आपका दिमाग मैच्योरिटी होने पे है, यानी कि जैसे ही मैच्योरिटी होगा पैसा मांगने आ जाएगा, और जल्दी जल्दी मैच्योरिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म बोरोविंग है, इसमें जो टाइम मिलता है मुझे बहुत कम मिलता है। तो जब शॉर्ट टर्म बोरोविंग केस में मैच्योरिटी जल्दी जल्दी आती है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, लिक्विडिटी के लिए हम हमेशा परेशान रहेंगे। तो इसमें लिक्विडिटी हमारे पास कम होती है और इसमें लिक्विडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और ये प्रिंसिपल वो यही कहता है कि भैया मैच्योरिटी का लिस्ट बना दो, मैच्योरिटी का क्या बना दो, लिस्ट बना दो, और जिसका जिसका जो मैच्योरिटी हो गया उसको उस समय पे पेमेंट कर दो। ठीक है, तो these are all your main principles या पॉलिसी ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिस्क वेरिएशन डिस्कस कर चुका मैंने। इस ग्राफ को बस ध्यान देना, इस ग्राफ से आपका सब कुछ हो जाएगा। देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, और लास्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट। यही 4 प्रिंसिपल आपकी पॉलिसी आपके डिटरमाइन करती है कि भैया मेरी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर में पॉलिसी क्या होगी, मैं कंजर्वेटिव हूं, मैं एग्रेसिव हूं कि मैं मॉडरेट रहूं। ठीक, तो मॉडरेट वाला सबसे बेस्ट माना गया है क्योंकि वो दोनों चीजों को ध्यान में रखता है। कंजर्वेटिव वाला लॉन्ग टर्म पे ज्यादा डिपेंड करता है और एग्रेसिव वाला शॉर्ट टर्म पे ज्यादा डिपेंड करता है। सो दीज आर दी पॉलिसीज कि आप क्या रखना चाहते हो। आई गेस सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बिकॉज एवरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैज बीन कंप्लीटेड। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, हम लोगों ने कंसेप्ट देख लिया, हम लोगों ने टाइप्स देख लिया, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल, फैक्टर्स अफेक्टिंग, आई गेस ईच एंड एवरी टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है,